तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है बच्चों क्लास 10th के साइंस में। क्लास 10th के साइंस के हमने 2 वीडियो देख चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको प्रकाश चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आज का वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या कीजिए, पिछले वीडियो को देखिए। यदि आपने पिछले वीडियो को देख लिया तो आज के वीडियो को देखना शुरू कर दिए। पिछला वीडियो देखना तो आपको प्लेलिस्ट में विजिट करके देखना पड़ेगा। तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और पिछले वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को। तो कह रहा है, ना दिल छोटा कीजिए ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। यदि आप क्या करते हैं, बातें बड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप क्या कीजिए, थोड़ी उम्मीद कीजिए और थोड़ी कोशिश कीजिए। और थोड़ी उम्मीद करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे और सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ। बस क्या कीजिए, धैर्य को बनाए रखिए। यदि आप मेहनत करते हैं, धैर्य को बनाए रखते हैं तो आपको हर चीज़ मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम बता दें कि आपको हम 70 में 70 दिलाने के लिए ही इस फिजिक्स को शुरू किया है। तो हमारा मुहिम है हर बच्चा 70 में 70 पाए और फिजिक्स में टॉप करे, मैथ में टॉप करे। ये हमारा क्या है, सपना है। तो सपने को क्या करना है, साकार करना आपका काम है। यदि आप पढ़ेंगे तो हमारा सपना भी साकार होगा और आपका भी सपना साकार होगा। तो आइए जानते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया बताया था और उसके उपयोग भी थोड़े बताए थे आपको ग्राफिक के माध्यम से। तो आज हम थ्योरी के माध्यम से इसको कवर करने वाले हैं। तो कह रहे हैं, कांच के खोखले गोले से, मतलब कोई क्या है, कांच का ऐसे क्या एक कोई खोखला गोला है, उससे क्या किया, काट लिया गया। ऐसे क्या किया, काट कर क्या किया, थोड़ा सा अलग कर लिया गया और क्या किया, उसको कलई कर दिया गया। तो जो हमारा बना वही क्या है हमारा, तो कह सकते हैं कि कांच के खोखले गोले से, कांच के खोखले गोले से, कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया गया दर्पण, जिसका एक तल परावर्तक होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कहलाता है। इसका एक तल क्या होता है, परावर्तक होता है, गोली दर्पण कहलाता है। जब क्या होता है, जब परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, तो दर्पण अवतल दर्पण और जब उभरे हुए भाग से होता है, जब उभरे हुए भाग से होता है तो दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जब क्या हो, परावर्तन क्या हो, उभरे हुए भाग से हो तो क्या होगा, उत्तल कहेंगे, और जब दबे हुए भाग से होगा क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होगा। मान लीजिए क्या है, जब परावर्तन क्या हो, दबे हुए तल से हो, यहाँ क्या हो रहा है, दबे हुए तल पर क्या हो रही है, किरण आपतित हो रही है। ये क्या हो गई, हमारी आपतित किरण हो गई।
तो क्या हो गई हमारी आपतित किरण। ये क्या हो रहा है, परावर्तन क्या हो रहा है, दबे हुए तल से हो गया, तो क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये क्या हो रहा है, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपतित हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, परावर्तित हो जा रहे हैं। जब परावर्तन क्या हो, उभरे हुए तल से होता है, तो क्या कहेंगे उसे, उत्तल दर्पण। तो क्या है हमारा उत्तल दर्पण, दर्शन हो जा रहा है, दर्पण। क्या हो गया, उत्तल हो गया और अवतल दर्पण हो गया। तो उम्मीद है अब आपको उत्तल अवतल दर्पण में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब दर्पण से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कर रहा है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आइए देखते हैं। कल गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कह रहा है कि सबसे पहले जानते हैं वक्रता केंद्र। तो कह रहा है गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, मान लीजिए क्या ये कांच का क्या एक खोखला गोला है, तो ये क्या एक कांच का क्या खोखला गोला है। कह रहा गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, इस गोले का क्या होगा, कुछ तो केंद्र होगा, इस गोले का क्या होगा, कोई केंद्र होगा। इस गोले का मान लेते हैं ये केंद्र C है। इस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और इसका वक्रता केंद्र क्या हो गया, हो गया C। इसको C से प्रदर्शित करते हैं वक्रता केंद्र। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए क्या है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है हमारा, क्या ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसका क्या होगा, बाहर से कल ही हो गया, इसमें अंदर से हो गया। तो क्या होगा, ये हमारा अवतल हो गया, अवतल, और ये हो गया हमारा उत्तल। तो अंदर से परावर्तक हो रहा है, तो क्या परावर्तक भी अंदर है, और क्या बाहर से हो रहा है परावर्तन। तो इसे क्या कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा है वक्रता त्रिज्या। तो कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या या क्या, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो कह सकते हैं जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से ये क्या हमारा C है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, R, यानी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की हमारा परिभाषा हो जाएगा कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसे दर्पण की होता है, उसकी त्रिज्या को ही होता है, उसकी त्रिज्या को ही गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को ही उसकी
त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? P ध्रुव, P व R के बीच, P व C के बीच की दूरी, P व C के बीच की दूरी को R कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर हमारा अगला है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? तो कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब कि हमारा के है हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये क्या हमारा P है, ये हमारा क्या है? ये हमारा P है। तो हमारा P पता चल गया, दर्पण का ध्रुव। अब हमारा अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष ध्रुव P ध्रुव P व C, ये हमारा C है और ये हमारा P है। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव P, ध्रुव P तथा वक्रता C, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। P व C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अगला हमारा दर्पण का द्वारक। तो कह रहा है गोली दर्पण के ये क्या कहते हैं? M1 M डैश M डैश। तो कहते हैं गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोली दर्पण के क्या होते हैं? परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये जो परावर्तक तल है उसकी क्या कहते हैं? व्यास। ये क्या है? ये दर्पण का द्वारक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं।
करा मुख्य फोकस होता क्या है? तो मुख्य फोकस तो गोली दर्पण का मुख्य फोकस, गोली दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का, केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा वक्रता केंद्र है, क्या ये हमारा सी है, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, और हमारा क्या हो गया, हमारा मुख्य फोकस एफ हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने के इसके क्या मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम मुख्य फोकस कहेंगे। और इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, ध्रुव है पी, और इसकी वक्रता केंद्र क्या है, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र सी है, और क्या हो जाएगा, इसका मुख्य फोकस एफ हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या रहे, प्रकाश की किरण आ रही है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है फोकस दूरी होता क्या है? तो गोली दर्पण के, लिख सकते हैं गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक, गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। तो हमारा करा मुख्य अक्ष यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यही क्या है, हमारा फोकस दूरी है। यानी क्या हमारा एफ है, ये क्या हमारा यानी फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यही ये हमारा एफ है। इसको स्मॉल एफ क्या कहते हैं, एफ, यानी फोकस दूरी हमारा हो गया। तो मैं उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। फिर करा अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब होता क्या है, ये छोटा सा इसका डेफिनेशन है। तो गोली दर्पण के किसी बिंदु को, दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, बिंदु को वक्रता केंद्र से
मिलाने वाली रेखा से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब कहते हैं। उस बिंदु पर रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, अभिलंब कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला है फोकस तल। तो फोकस तल होता क्या है? तो फोकस तल किसे कहेंगे? तो आइए देखते हैं। तो फोकस तल ये हमारा क्या है? ये हमारा अवतल दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण। ये हमारा फोकस है, मुख्य फोकस। ये क्या है? हमारा ध्रुव है। तो यही क्या है? ये हमारा फोकस तल है, फोकस तल। तो कह सकते हैं कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर तथा मुख्य अक्ष के लंबवत समांतर करें। मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, को फोकस तल कहते हैं। तो लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल है क्या है? फोकस के मुख्य, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत तल को कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। फिर अब अगला है पार्श्व उत्क्रमण। तो पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है? तो आइए जानते हैं कि हमारा पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है। तो जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व यानी जो साइड होता है क्या होता है? बदल जाता है। तो समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को क्या कहते हैं? इसमें दायां दिखाएंगे क्या होगा? उसमें बायां दिखाएगा, इसमें बायां दिखाएंगे क्या होगा? दायां दिखा देगा। इसे क्या है? पार्श्व उत्क्रमण। मान लीजिए क्या है? दर्पण के सामने कोई हम जैसे क्या बनाए? एफ बनाए, तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर बायां दायां हो गया और दायां बायां। तो क्या हो गया? हमारा बायां वाला क्या हो गया? दाएं हो गया और दाएं वाला क्या हो गया? बाएं हो गया। इस पर क्या हो रहा है? हमारा एफ दिख रहा है। ये वाला क्या हो गया? हमारा बायां दायां हो गया और दायां बायां। तो इसी को घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। फिर अगला है करा वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता क्या है? तो आइए जानते हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो मान लीजिए ये कोई क्या है? दर्पण है, क्या ये अवतल दर्पण है और क्या हमारा उत्तल दर्पण है। तो हम जानते हैं यह बराबर होता है r/2। जो फोकस दूरी होता है क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मान लीजिए क्या है? इस दर्पण में क्या रहा है? कोई प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और क्या हो गई? यहाँ पर किसी बिंदु पर मिल गई, तो क्या होगा? हमारा हो गया फोकस, और क्या होगा? हमारा वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा हो गया P। इसी को हम क्या कहते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं।
वक्र त्रिज्या क्या है, ये हमारा पूरा है ना, वक्र त्रिज्या क्या है हमारी r है, और f क्या है हमारा बीच वाला साइड है, तो f क्या है हमारा इतना ही f है। और उत्तल दर्पण में हमारा क्या ध्रुव है, यहाँ से क्या आ रही है प्रकाश की किरण आई, क्या गई किसी बिंदु पर, क्या गई यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई। क्या हो गया हमारा एफ हो गया, कैपिटल एफ हो गया, क्या हमारा वक्रता केंद्र सी, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर आर है, और ये हमारा क्या है इतना एफ है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो हमारी फोकस दूरी होती है क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आप जान गए होंगे। तो अब बड़ा क्या होता है r/2, तो करा मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई भी किरण क्या होती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये क्या है हमारा परावर्तन का क्या है, गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थिति है। तो मुख्य अक्ष के क्या रही समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य फोकस से गुजरती है। यहाँ से आई और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य फोकस से गुजरती है। फिर यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या हो गई, ऐसे गुजरती है। तो क्या होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है अवतल दर्पण में। तो ये हमारा मुख्य फोकस से क्या होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या होती है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फिर हमारा दूसरा है मुख्य फोकस पर जो आने वाली प्रकाश किरण है, मुख्य फोकस पर जो आने वाली क्या है प्रकाश किरण है, वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण, मतलब यहाँ से क्या हो रही है, एक प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, क्या आती है, मुख्य फोकस के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला है हमारा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है, वक्रता केंद्र पर वापस लौट जाती है, मतलब परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी माध्यम क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो यहाँ से क्या होती है, उसी माध्यम क्या होती है, वापस लौट जाती है। यहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, उसी वक्रता केंद्र से ही होकर क्या होती है, लौटती हुई प्रतीत होती है इसमें, और यह लौटती है। फिर अगला है ध्रुव पर। यदि
ध्रुव पर आने वाली कोई प्रकाश किरण क्या रही है, कोई प्रकाश किरण क्या रही है, ध्रुव यानी पोल पर आ रही है, कोई प्रकाश की किरण क्या आ रही है, ध्रुव पर आ रही है। तो ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी कोण पर क्या होती है, तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर यदि क्या है, कोण आई है, तो यहाँ पर कोण कितना है, आर है। यहाँ पर आई फिर क्या हो गई, यहाँ पर परावर्तित हो गई, तो ये क्या है, कोण आई है, तो ये कोण आर है। तो ये क्या हो गई, हमारी परावर्तित हो गई। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कोई अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कौन कौन से बनेंगे, तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए क्या वस्तु की स्थिति है और ये प्रतिबिंब है। तो हम स्थितियों को बताते हैं, 6 स्थितियां बनेंगे, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे। यदि वस्तु क्या है, ये हमारा क्या है, फोकस है, मुख्य फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। यदि वस्तु क्या है, अनंत पर है, यानी पहला नंबर। वस्तु क्या है, यदि अनंत पर है तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और यदि वस्तु क्या करते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि हमारा वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र पर है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी यहाँ रखे क्या होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा हमारा प्रतिबिंब। यदि वस्तु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, फोकस के बीच रखते हैं, तो हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि वस्तु को क्या कहते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर बनेगा। और यदि वस्तु हमारा क्या है, ध्रुव पर रखते हैं, यानी छठा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, इधर साइड बनेगा, मतलब पीछे की साइड बनेगा। तो उम्मीद है इन 6 कंडीशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो मतलब जैसे हम क्या दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे हमारा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दूर की तरफ बढ़ रहा है। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है। तब अवतल दर्पण में द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो कर रहा है, वस्तु जब क्या अनंत पर है, तो जब वस्तु क्या अनंत पर है, तो अनंत से क्या होगी, प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण पर जब पड़ेगी तो क्या होगी, वह मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगी, बाहर गुजर जाएगी। और यहाँ से अनंत से इस तरह क्या आएगी, इस तरह आएगी। तो ये हमारा क्या वक्रता केंद्र। तो इसकी क्या होती हैं, 2 स्थितियाँ बनती हैं। तो फोकस तल में बनेगा, प्रतिबिंब क्या करेगा, फोकस तल में बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा बनेगा। तो एक कंडीशन ये होता है, और इसी में क्या होता है, एक कंडीशन और होता है। तो ये कंडीशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होता है, यही वाला हमको मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, अनंत से क्या होती है, मुख्य फोकस अनंत से आती है, ये क्या है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर क्या होती है, ऐसे अनंत से क्या होती है, प्रकाश की किरण आएगी, तो वक्रता केंद्र से और मुख्य फोकस से होकर आती है। यहाँ पर क्या होगी, प्रकाश की किरण पड़ेगी, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, तो जो हमारी वक्रता केंद्र पर गिरी है वो क्या होती है, पुनः वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। लेकिन मुझे क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, और जिस बिंदु पर मिलेगा वहीं पर क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या रहा है हमारा, एक फोकस पर, एक सेकेंड अच्छे से थोड़ा, ये हमारा क्या है, फोकस है। यहाँ से क्या रहा है हमारा, यहाँ से आया और यहाँ से आया,
और क्या होगा, ये हमारी परावर्तित होके क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। ये क्या हमारा सी है और ये हमारा एफ है। ये हमारा क्या रही है, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस तल में। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, फोकस तल में, मतलब फोकस पर बन रहा है, फोकस तल में बन रहा है। और वास्तविक और उल्टा, उल्टा बना ना, यहाँ पर वस्तु क्या होगा, यहाँ पर वस्तु सीधा होगा और क्या होगा, ये यहाँ उल्टा बन रहा है और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से क्या है, बहुत ही छोटा बन रहा है। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला है, कर अनंत और सी के बीच रखी वस्तु। मान ली क्या, ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है, ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है। तो यहाँ से क्या हो रही है हमारी, एक सेकंड, ये तो हम उल्टा, हमारी जो वस्तु क्या है यहाँ पर, ये हमारा सी है, यहाँ पर रखी है क्या, वस्तु रखी है और ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है। तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरण होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी और ये हमारी वक्रता केंद्र से क्या होकर जाएगी और इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा। प्रतिबिंब हमारा बनेगा क्या, उल्टा। ये हमारा सी और अनंत के बीच क्या है, वस्तु हमारी रखी गई है। तो ये हमारा पी है। तो कह सकते हैं अनंत और सी के बीच रखी वस्तु का एफ और सी के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा। दर्पण के सामने बनेगा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। पीछे बनता तो क्या बता, काल्पनिक। फिर है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पर यानी सी पर रखी है। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या आगे, मुख्य फोकस से होकर क्या जाएगी, आ जाएगी और हमारा जो वस्तु है, जो हमारी प्रकाश की किरण है, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात क्या होगी, हमारे यहाँ पर मिलेगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर ही क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो उम्मीद है यहाँ पर अच्छे तरीके से फिगर बनाया गया है, यहाँ पर बस समझाने के लिए। ये क्या हमारा मुख्य फोकस है। फिर कर रहा है वस्तु, जब क्या सी और एफ के बीच रखी हो, सी और एफ के बीच रखी हो, तब प्रतिबिंब हमारा सी और अनंत के बीच बन रहा है। सी और अनंत के बीच, ये हमारा क्या अनंत है, उसके बीच क्या बना है, प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वस्तु से बड़ा। और क्या बन रहा है, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला। फिर कह रहा है जब वस्तु एफ पर रखी हो, मतलब वस्तु क्या मुख्य फोकस पर रखी हो। जब वस्तु क्या होगी, मुख्य फोकस पर रखेगी होगी, तब हमारा जो प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, और अनंत पर क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। जब अनंत पर बनेगा तो क्या, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला है जब एफ व पी के बीच हो, जब वस्तु क्या हो, एफ व पी के बीच रखी हो। एफ है और उसके पी के बीच रखी हो, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एफ व पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या होगा, वस्तु हमारी रखी गई है। तो यहाँ से जो हमारा प्रकाश की किरण चलेगी तो क्या होगा, ऐसे यहाँ से क्या होगा, हमारी फोकस से होकर जाएगी यहाँ पर, ये क्या होगी, यहाँ पर गई और क्या होगी, हमारी वक्रता केंद्र से होकर क्या करेगी, यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पर जाएगी, क्या होगी, यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर आएगा और हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर पीछे बनेगा। क्या होगा, एफ व पी के बीच, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, आभासी व सीधा।
आभासी वस्तु सीधा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा, वस्तु छोटा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले। तो इसके हमने जितने भी पढ़े हैं उन सब के बारे में देखिए यहाँ पर डिटेल के साथ दिया गया है। तो यहाँ पर वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या होगी, फोकस बनेगी, फोकस पर बनेगी, बहुत ही छोटा, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। जब वक्रता केंद्र पर होगी तो वक्रता केंद्र पर बनेगी वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा। अब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच होगी तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा और वास्तविक एवं उल्टा। और जब फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब बहुत बड़ा और वास्तविक एवं उल्टा। जब फोकस व ध्रुव के बीच होगी तो दर्पण के पीछे बड़ा और आभासी। तो मतलब एक ही प्रतिबिंब ऐसा है, क्या होगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, एक ही कंडीशन होता है। और बाकी 5 कंडीशन में क्या होगा, हमेशा उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और आभासी बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण क्या है उपयोग, तो पहला, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्या कहता है, बड़ी फोकस दूरी और किसके, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग क्या किया था, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। सीधे लिख सकते क्या, छोटे अवतल दर्पण का उपयोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, आँख, नाक, गले को देख का निरीक्षण करने के लिए करते हैं। फिर तीसरा, इसका उपयोग क्या होता है, सौर भट्ठियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बड़े उपयोग होता है। फिर अगला, अब कह सकते हैं कि बड़े, चौथा है अवतल दर्पण का उपयोग
इस दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है जिससे थोड़े स्थानों को अधिक प्रकाशित किया जाए, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सके। फिर कह सकते हैं कि मोटर कारों, रेल के इंजनों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो हमें उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए आपके लिए होमवर्क है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किस तरफ होता है। दर्पण के सामने होता है, मान लीजिए क्या ये दर्पण है, ये क्या होगा हमारा अवतल दर्पण, और ये क्या होगा हमारा उत्तल दर्पण। तो फोकस दर्पण के सामने होता है कि दर्पण के पीछे होता है, किसमें अवतल दर्पण में, ये बताना है। फिर कह रहा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस किस तरफ होता है, इसको भी आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। फिर अगला अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किस तरफ होता है, ये तो दोनों सेम ही क्वेश्चन हो गया। फिर उत्तल दर्पण मुख्य फोकस, ये तो क्या दोनों सेम ही है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने सेशन देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।